अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो जनाब सब्जेक्टिव पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथ के मिड टर्म के लिए, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, जिसके 2 पार्ट्स ऑब्जेक्टिव के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, वो क्या कह रहे हैं, कंसिडर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी उन्होंने आपको दे दी है, जिसकी 3 टर्म्स उन्होंने आपको यहाँ पे लिख के बता दी हैं। आइडेंटिफाई आर। आर क्या है? आर मैंने आपको बताया था कॉमन रेशो होती है, और वो कैसे निकालते हैं हम। कॉमन रेशो को मैंने आपको कहा था चाहे सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर लें या थर्ड को सेकंड पे। करनी है आपने कंसेक्यूटिव है, यानी कंसेक्यूटिव से मुराद 2 साथ साथ वाली टर्म्स आपने डिवाइड करनी है। तो आप 5/49 को डिवाइड कर लें 5/7 के साथ। ठीक है, तो ये देखें जी 5/49 ये डिवाइड हो रहा है ना 5/7, जब मल्टीप्लाई होगा तो 7/5 हो जाएगा। 5 कट हो जाता है, 7 7 49, तो 1/7 जो है वो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में तो उन्होंने 5/49 लिखा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है ना 49/7 यूज़ किया। तो इसको ज़रा हम भी करेक्ट कर लेते हैं, ये 49/7 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ज़रा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो सेकंड टर्म है दैट इज़ 49/7, और उसको हमने डिवाइड करना है 5/7 के साथ। तो 49/7 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर जाके 7/5 बन जाएगा। 7 7 कट हो जाएगा, तो हमारे पास आर जो है वो आ जाता है 49/5। ये आपके पास आर आ गया। अच्छा, सेकंड में उन्होंने कहा था कि आपने nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म के लिए आपको याद होगा मैंने ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो में an का फॉर्मूला बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, और उसमें कहा था मैंने कि a1 + n-1 इंटू डी आप करते हैं तो आपके पास an आता है। लेकिन जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे होते हैं ना, तो जो an है वो किसके इक्वल होता है, a1 r/n-1। ठीक है, a1 फर्स्ट टर्म होती है, r जो है वो हमारे पास होता है जनाब कॉमन रेशो, जो कि हमने ऊपर निकाली है अभी 49/5, और पावर n-1। ठीक है, n हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं, और जो कि हमें यहाँ पे नहीं बताई नहीं, तो वो हम उसको n ही रहने देंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ पे हुआ भी हुआ है सॉल्व। हमारे पास an = a1 r/n-1 होता है। a1 की वैल्यू पुट कर दी 5/7, r की वैल्यू पुट कर दी 49/5 होल पावर n-1 थी, वो एज इट इज़। अब क्योंकि n हमें नहीं पता तो हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो बस ये इतना ही रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है, उसमें हमसे उन्होंने कहा है द अबव प्रोग्रेशन इज़ टू बी एडेड अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, देन व्हाट कुड बी द सम। इनफाइनाइट टर्म्स के लिए क्या फार्मूला होता है? अच्छा, जो फाइनाइट टर्म्स होती हैं ना, सम के भी इसके 3 फार्मूलाज हैं। मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। एक हमारे पास जो सम होता है ना जीपी का, वो किसके इक्वल होता है, a × 1 - r पावर n ओवर 1 - r। एक हमारे पास होता है a × r पावर n-1 ओवर r-1, और एक हमारे पास होता है Sn = a ओवर 1 - r। ठीक है, क्या फ़र्क है, कैसे पता चलेगा तीनों में से कौन सा यूज़ करना है? ये हम तब यूज़ करते हैं जब n हमें इनफाइनाइट बताया जाता है। ठीक है, अगर n इनफाइनाइट है, यानी हम उससे काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सीक्वेंस है या इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है, तो फिर आप ये यूज़ करते हैं। अगर हमें जो है वो जो हम r निकालते हैं, r की वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमने r निकाला था ना 49/5, तो ये 1 से बड़ा होगा ना। आप इसको अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, अगर आपका आंसर r का 1 से बड़ा होता है, यानी r इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो फिर आप r में से 1 माइनस करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपका r जो है वो 1 से छोटा है, यानी 1 ग्रेटर देन r हो जाए, r लेस देन 1 हो जाए, तो फिर आप 1 में से ये r माइनस करते हैं। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलाज याद रखिएगा कि कौन सा कब यूज़ करना है। ये तो जीपी के हो गए, साथ ही मैं आपको एपी का भी बता देती हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो सम का फॉर्मूला होता है ना, वो इक्वल होता है n/2 × 2a1 + n-1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है यहाँ पे ना, इनका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है, सम के फॉर्मूलाज का। अब देखें क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमसे क्या कह रहे हैं, इसको सॉल्व तो कर लेंगे ना आगे आप। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, सॉल्व नहीं किया। ए आपको पता है कि फर्स्ट टर्म है, जो कि यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, फर्स्ट टर्म ये 5/7। ठीक है, ये दी हुई है, और आर हमने अभी निकाला था। ये दोनों को यूज़ करके आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, और आपके पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि 5 नंबर का है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप बताएं वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ टॉटोलॉजी और
नॉट। आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है टोटोलॉजी है या नहीं। तो पहले तो पता होना चाहिए टोटोलॉजी किसे कहते हैं। तो टोटोलॉजी कहते हैं हम ऐसी स्टेटमेंट जिसके सारे आंसर जो है ना वो ट्रू आ जाएं, उसे हम टोटोलॉजी कहते हैं। और अगर सारे आंसर्स फॉल्स आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं अब्सर्डिटी। ठीक है, और जिसमें मिक्स होते हैं उसको हम कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें कि इसको हमने बताना है टोटोलॉजी है, मतलब जिसके सारे आंसर्स ट्रू आने चाहिए। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको 0-1 वाले मेथड से कर लें या आप इसको ट्रू फॉल्स वाले मेथड से कर लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स वाले से कर लेते हैं, जो कि हमने अपनी बुक के अंदर पढ़ा हुआ है। तो हम बनाते हैं टेबल, साथ साथ मैं आपको सारा बना के दिखाती हूँ। ये हेडिंग बना ली हमने, एक हमने पी का कॉलम बना लिया, उसके बाद हमने क्यू का कॉलम बना लिया, क्योंकि हमें इसके अंदर पी क्यू चाहिए और नॉट क्यू भी चाहिए, नॉट पी भी चाहिए। तो हम यहाँ पे नॉट पी और नॉट क्यू का भी कॉलम बना लेते हैं। फिर हमें क्या चाहिए, हमें पहले हम इम्प्लाइज से पहले वाला सॉल्व कर लेते हैं ना, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, वो है क्यू इम्प्लाइज पी। तो क्यू इम्प्लाइज पी निकाल लेंगे हम। फिर देखें तो क्यू इम्प्लाइज पी का और लेना है नॉट क्यू के साथ, नॉट क्यू का और क्यू इम्प्लाइज पी, ये चीज़ हो गई। फिर इस पूरे का इम्प्लाइज लेना है नॉट पी के साथ। तो ये एज इट इज स्टेटमेंट उठा के आपने यहाँ पे लिख देनी है, यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, अब कैसे लेकर चलते हैं हम इसको। जब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं तो हम उनके लिए 4 पॉसिबल वैल्यूज़ लेते हैं, जिसमें 2 ट्रू लेंगे, 2 फॉल्स लेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, अब नॉट पी के अंदर क्या होता है, नॉट क्या काम करता है, नॉट करता है कि वैल्यूज़ को उलट कर देता है। ये जो 2 पी की ट्रू थी ना, नॉट पी के अंदर वो दोनों क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, और जो 2 फॉल्स थी वो दोनों ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, नॉट क्यू के अंदर क्या होगा, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देना है। फिर हमने क्यू इम्प्लाइज पी लेना है। अच्छा, इम्प्लाइज का क्या होता है, इम्प्लाइज का ये सीन है कि आप पहले के अंदर ट्रू और दूसरे के अंदर फॉल्स अगर देखते हैं तो उसको आप फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें, इम्प्लाइज में क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है। आपने क्यू का पी के साथ लेना है ना, तो पहले क्यू को देखना है, पहले क्यू को देखना है फिर पी को। ये नहीं कि आप कहीं पी पहले आ रहा है तो उसको देख लो, एरो से पहले क्यू आ रहा है तो आप क्यू पहले देखोगे। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स होता है। अच्छा, ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं है, तो अब बाकी सारे जो होंगे ना वो हो जाएंगे ट्रू। समझ आ गई, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। अब इस ब्रैकेट का हमने और लेना है नॉट क्यू के साथ, यानी नॉट क्यू ये है और ब्रैकेट ये है, इन दोनों का हमने और लेना है। और के अंदर क्या होता है, एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, और के अंदर एक भी ट्रू हो, ये जो सिंबल होता है ना ये और का होता है, ये जो होता है ये एंड का होता है। एंड में दोनों ट्रू हो, 2 ट्रू होंगे तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, और के अंदर क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है। इनमें एक ट्रू है, हाँ जी है, इनमें भी ट्रू है, इनमें भी कोई ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें भी एक ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमने इस पूरे का इम्प्लाइज लेना था नॉट पी के साथ, ये नॉट पी है जनाब और ये हमारा आंसर है। इन दोनों का हमने इम्प्लाइज लेना है। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो ये फॉल्स हो गया। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। अब पहला ट्रू नहीं है, यहाँ पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो देखिए हमारे सारे आंसर ट्रू तो नहीं आए, इसका मतलब है ये टोटोलॉजी नहीं है। टोटोलॉजी के अंदर आपके सारे आंसर्स ट्रू आने चाहिए थे। ठीक है, ये हो गया हमारा जी। ट्रुथ टेबल भी बनाना सीख लिया हमने। तो जनाब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये क्या है कि आपके पास एक सीक्वेंस यहाँ पे दी हुई है -9, -6, -3 अप टू 66, और हमसे कहा जा रहा है कि आपने नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करनी है इसके अंदर, यानी n फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो है पहले हमें पता चलाना है कि ये जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो उसके लिए मैंने वर्किंग यहाँ पे कर दी है। देखें, अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर हमने कहा था कि कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर हमने कहा था कि जो कॉमन रेशो है वो सेम आती है। तो हम पहले ज़रा कॉमन डिफरेंस लेके देख लेते हैं। डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं ना, तो -6 में से -9 को माइनस करें तो माइनस +9 हो जाएगा, तो 3 आंसर देगा।
-3 में से -6 को आप माइनस करें तो वो आपको क्या आंसर देता है 3। तो यानी ये सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और अरिथमेटिक के लिए हमारे पास an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब a1 होती है फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है -9 है, वो हमने लिख ली, प्लस n हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है, -1 एज इट इज़, डी हमने ऊपर अभी निकाला है 3 आ रहा था, और an होती है लास्ट टर्म। तो यहाँ पे जो हमें दी हुई है वो क्या है 66। तो यहाँ पे 66 पुट कर दें, और जो -9 है वो इधर आके हो जाएगा +9, वहाँ पे बचेगा n-1 इंटू 3। अब इनको ज़रा आप अगर ऐड करें तो 75 आता है, 3 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, तो n-1 इधर आ जाएगा हमारे पास 25, और -1 इधर आके प्लस होगा, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 26, यानी 26 टर्म्स हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कहते हैं कि इफ़ a2 इज इक्वल टू 1/n² + 1 फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो an जो है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, an इज इक्वल टू 1/n² + 1 ये दिया हुआ है। तो आप n की जगह 1 पुट कर लें तो आपके पास a1 आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इधर भी n की जगह 1 पुट कर दें, 1² + 1 जो कि 1/2 आ जाएगा। फिर आप इसकी जगह क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें। इसको ज़रा हम अलग पेज पे कर लेते हैं। a2 के लिए आपने इस n की जगह 2 पुट किया, इस n की जगह भी 2 आ जाएगा, तो 1/2² + 1 होगा, जो कि 1/4 + 1 विल बी इक्वल टू 1/5। फिर आप a3 निकाल लें, a3 के लिए आप यहाँ पे 3² + 1 कर देंगे, 1/9 + 1 यानी 1/10। और फिर आप a4 निकाल लें, 1/4² + 1, 1/4 का स्क्वायर 16 होता है, +1, तो ये हो जाएगा 1/17। और हमने सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। ठीक है, फर्स्ट वाली यहाँ पे कर ली थी, 1/2 आ रही थी, देन 1/5, 1/10, 1/17, तो ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स पूरी हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आपके हैंडआउट्स में सेम दिया हुआ होगा, इसमें समझने वाली कोई इतनी बात नहीं है, ये आप लोग देख लीजिएगा कि अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव हो तो उसका इन्वर्स भी ट्रांजिटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो समझने वाली चीज़ आ जाती है कि ये आपको एक सेट ए बी का रिलेशन दे दिया उन्होंने, 2 3 6 5 5 4। आपने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, इंतहाई आसान। डोमेन के अंदर क्या होता है, आपने स्टार्ट वाले नंबर्स लेने होते हैं, और रेंज के अंदर आपने एंड वाले नंबर्स लेने होते हैं। डोमेन में पहला नंबर आ जाएगा 2 6 और ये 5, ये इसकी डोमेन है। ठीक है, और रेंज के अंदर दूसरा नंबर आ जाएगा 3 5 और 4, 3 5 और 4, ये आपके पास रेंज आ जाती है। ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक आपको यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, उसके अंदर 2 आपको यहाँ पे रिलेशंस दे दिए गए हैं। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि क्यू ऑफ 5 3 फाइंड करें। अब देखें कैसे फाइंड करना है। देखो, ये हमने तब यूज़ करना है 5 इफ़ a इज़ लेस देन b। ये a b होता है ना, पहला a होता है दूसरा b होता है। अगर पहली वैल्यू छोटी है यानी a लेस देन है b से, तो आपने 5 लिख लेना है। और अगर b लेस देन है a से या इक्वल टू a है, यानी b और a अगर इक्वल है ये वाले, या b छोटा है और a बड़ा है, तो फिर आपने ये वाला रिलेशन यूज़ करना है q का। ठीक है, इसमें देखें क्या है, 5 3 है ना, तो b छोटा है और a जो है वो बड़ा है, तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। q ऑफ a की जगह 5 आ जाएगा और b की जगह 3, तो 5 - 3 कॉमा b 3 है ना हमारे पास, तो 3 + 2 और बाहर क्या है +1। ठीक है, तो ये क्या बनता है, q ऑफ 5 - 3 2 आ जाता है, 3 + 2 क्या आ जाता है 5 + 1। अब देखें a छोटा हो गया और b बड़ा हो गया, तो अगर a लेस देन b हो तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं 5। तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा 5, और ये +1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारा 6 आंसर आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अलग से। q ऑफ a भी दिया हुआ है, और ये आपने यूज़ करना है अगर जो है वो a लेस देन b हो, और ये आपने यूज़ करना है अगर b लेस देन इक्वल टू a हो। वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ q ऑफ 15 टू जो है वो चेंज करके उन्होंने दे दिया कि आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो देखें, अब हमारा a जो है वो बड़ा है ना, यानी b लेस देन है, तो हम ये दूसरा वाला यूज़ करेंगे जो कि क्या है, q ऑफ a - b यानी 15 - 2 कॉमा b + 2 यानी 2 + 2 बाहर +1। ठीक है, अब ये बन जाता है q ऑफ 15 - 2 13, 2 + 2 4।
अभी भी देखें b इज़ लेस देन a, b a से छोटा है, फिर आप ये नीचे वाला यूज़ करेंगे, q ऑफ b माइनस a माइनस b है तो 13 माइनस 4 और फिर b प्लस 2 है यानी 4 प्लस 2 प्लस 1, ये वाला फॉर्मूले वाला ये पूरा आ गया। और ये जो प्लस 1 है वो आप यूँ एंड पे लिख लें, ठीक है। अब ये बन जाता है q ऑफ 13 माइनस 4 करें तो यहाँ पे 7, 4 प्लस 2 क्या आ जाता है 6, ठीक है। तो अभी भी देखें हमारे पास जो यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें b और a, उसमें क्या है b छोटा है, 13 माइनस 4 करें तो 9, सॉरी 7 लिख दिया मैंने। अच्छा ये 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। अभी भी देखें b इज़ लेस देन a, तो b लेस देन a के लिए फिर हम ये नीचे वाला यूज़ करेंगे, q ऑफ b और a को माइनस कर देना है a माइनस b और फिर b में 2 ऐड कर देना है, बाहर प्लस 1 आता है, ये वाला प्लस 2 आ गया, तो हमारे पास q आ जाएगा 9 माइनस 6 3 और 6 प्लस 2 करें तो ये आ जाता है 8 और बाहर 1 प्लस 2 आ जाएगा 3। अब देखें a लेस देन b हो गया है, a छोटा हो गया और b, a लेस देन b हो तो उसकी जगह हम फिर 5 लिख देते हैं ना, ये वाला अगर आप रिलेशन देखो यहाँ पे a लेस देन b हो तो 5 लिख देना है, तो ये 5 आ गया, बाहर क्या है प्लस 3, तो जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा आ जाएगा 8। तो हमने कह देना है कि इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है 8 है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें डोमेन रेंज पूछी गई है, तो डोमेन रेंज आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होती है, जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होती है, यानी 1 2 2 3 है तो 1 2 3 जो है हमारी डोमेन हो जाएगी, रिपीटेशन सेट के अंदर नहीं होती, 2 दो दफ़ा भी आ रहा है तो आपने उसे लिखना एक ही दफ़ा है। और रेंज जो है वो दूसरा नंबर होता है, जैसे y x आ रहा है तो रेंज जो है वो क्या हो जाएगी x y हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं एम आर और एम एस, कहते हैं आर ओ एस फाइंड करें एंड आर ओ एस इन्वर्स फाइंड करें। अच्छा पहले तो हम आर ओ एस फाइंड करते हैं, जैसे हम कंपोजिट फंक्शंस फाइंड करते हैं ना कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा रख लेंगे, इसी तरह से है कि आर ओ एस फाइंड करना है, मतलब ये है कि आपने ना आर और एस को मल्टीप्लाई कर देना है, ये एम आर है और ये एम एस है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 0, फिर 0 0 यानी पहला पहले से होगा, दूसरा दूसरे से होगा और तीसरा तीसरे से होगा, तो 0 0 जो है वो क्या बनेगा 0 प्लस 1 1 जार 1, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट रो को ही आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर भी आप फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में लिखेंगे, समझ आ रही है। 1 1 जार 1 प्लस 0 0 0 1 0 0, तो बाकी दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट रो को ही आपने सेकंड कॉलम के बाद थर्ड कॉलम से कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट रो को आपने पहले फर्स्ट कॉलम से किया, फिर सेकंड कॉलम से किया, आप थर्ड कॉलम से कर रहे हैं, क्योंकि अब फर्स्ट रो को कर रहे हैं ना तो फर्स्ट रो में ही आगे आपने आंसर लिखना है इसका 1 0 0 0 1 जार 0 1 1 जार 1, तो 0 0 1 आ गया, ये फर्स्ट रो हो गई हमारी, ठीक है। कॉलम ख़त्म हो गए हैं, अब हमने सेकंड रो पे आ जाना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर भी आपका सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में लिखना होगा आपने, ठीक है। फर्स्ट को इससे कर लें 1 0 1 0 0 1, तो ये तो सारे 0 हो गए ना, फिर 0 0 0। उसके बाद सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से करने जा रहे हैं, 1 1 जार 1 1 0 0 0 0 0, तो 1 0 0 आ गया। देन आप चले जाएं जी सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, 1 0 0 1 1 जार 1 0 1 0, तो ये 0 1 0 हो जाएगा। अब क्योंकि कॉलम फिर यहाँ ख़त्म हो गए हैं तो अब हम थर्ड रो पे आ जाते हैं, थर्ड रो को हमने पहले फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर सेकंड कॉलम से करना है, फिर थर्ड कॉलम से करना है, और आंसर भी आपने थर्ड रो के अंदर लिखना है, क्योंकि अब आप थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तीनों 0 हैं तो इनसे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि ये तीनों 0 है ना तो सारे आंसर 0 ही आने वाले हैं हमारे, तो वो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई तो करना आ गया ना, अब आपको आप लोग कर लेंगे। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं फर्दर, 0 0 1 ऐड होंगे तो 1 आ जाएगा, इनको ऐड करके 1 आता है, इनको ऐड करके 1 आता है, इनको ऐड करें तो 0 फिर 1 1 0 0 0, ये आपने निकाल लिया आर ऑफ एस। साथ ही हमने आर ऑफ एस का इन्वर्स भी निकालना था, और उसके लिए जस्ट इसका ट्रांसपोज ले लें। अब क्या करना है, आपने इन्वर्स के अंदर ट्रांसपोज ले लेना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है 1 1 1, ठीक है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना है 0 1 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देना है 0 0 0, ठीक है। ट्रांसपोज भी यहाँ पे आप सीख लें साथ ही। ट्रांसपोज क्या होता है,
रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देना। तो ये दोनों चीज़ें आपने फाइंड कर ली हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, और इसके अंदर हमें कहा गया है सम ऑफ, आपने बताना है गिवन नेचुरल सीरीज़। तो देखें हमें यहाँ पे नंबर स्क्वायर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके लिए ना पहले मैं आपको ज़रा फार्मूलाज बता दूँ। 3 फार्मूलाज हमारे पास होते हैं। एक समेशन के होता है, एक समेशन के स्क्वायर होता है, एक समेशन के पार्ट 3 होता है। समेशन के जो होता है ना वो इक्वल होता है n इंटू एन प्लस 1/2। समेशन के स्क्वायर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। और समेशन के पार्ट 3 जो होता है दैट इज़ n इंटू एन प्लस 1/2 की होल पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। अब देखें इनमें से हम कौन सा यूज़ करने जा रहे हैं। हमें जो यहाँ पे दी हुई है सीरीज़, इसमें देखें तो सारे स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, और स्क्वायर्स वाला तो हमारे पास ये है, तो यानी इसकी जगह हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। सम ऑफ गिवन नेचुरल सीरीज़ विल बी सिग्मा के स्क्वायर, ठीक है, और n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6। और यहाँ पे ना k की वैल्यूज़ आती हैं, कि n की वैल्यूज़ आती हैं, k की आती हैं। ये जो k है उसकी वैल्यूज़ आती हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है, इसके अंदर देखो 1 से स्टार्ट करना है, तो ये 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है हमें नहीं पता, तो हम ऊपर n लिख देते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया होता 100 स्क्वायर तक, तो हम ऊपर 100 लिखते हैं। लास्ट टर्म ऊपर आती है और पहली टर्म नीचे आती है, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म हमें नहीं दी हुई थी, सिर्फ पहली दी हुई थी, तो पहली हमने लिख ली k = 1, और एंड कहाँ पे हो रहा है, n पे हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आपने बताना है कि ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। हमें कितने नंबर्स इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, 0 आ रहा है, उसके अलावा 1 है, 2 है और 3 है, 4 तो नहीं है ना, तो यानी 0 1 2 3 ये नंबर सिर्फ हमें नज़र आ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो आप लोग पहले, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो पहले मेरी सब्जेक्टिव से पहले वाली जो वीडियोज़ हैं ऑब्जेक्टिव की, वो देख कर आएँ, और फिर वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। वहाँ काफ़ी मैंने डिटेल से बताया, इसलिए मैं दोबारा डिटेल से नहीं बताऊँगी। बस रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि 0 0 भी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। तो देखें 0 0 है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। फिर आ जाते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे अगर हमारे पास जैसे ए बी हो तो उसका उलट बी ए भी होना चाहिए, हर पेयर का उलट भी मौजूद होना चाहिए। तो अब हम देखें 0 0 का उलट तो 0 0 ही होता है ना, वो तो है। 0 2 का उलट 2 0 होता है, तो 2 0 है यहाँ पे, 2 0 तो नहीं है, तो सिमेट्रिक ये नहीं होगा। बाकियों को टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब एक से पता चल गया आगे। वैसे 0 3 का उलट 3 0 भी है, 1 0 का उलट जो है नहीं है, इस तरह से बाकियों को भी टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पे हमें पता चल गया 0 2 का उलट आगे नहीं दिया हुआ, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है जनाब, ट्रांजिटिव में ये होता है कि अगर आपको ए बी दिया है और आगे बी सी दिया है, यानी बी से स्टार्ट होने वाला एक और दिया हुआ है, तो ए सी भी उसके अंदर होना चाहिए। ये पढ़ा था ना हमने। तो देखें 0 0 है, अब 0 से स्टार्ट होने वाला और कौन सा नंबर है, ये 0 से स्टार्ट होने वाला है, तो 0 2 इसके अंदर होना चाहिए। तो देखें ये 0 2 है ना, और तो कोई 0 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, ये है 0 3 है, तो अब 0 3 भी इसके अंदर होना चाहिए था, तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। अब आगे इस पे चलते हैं, ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो 2 से शुरू होने वाला कौन सा, ये है, तो इसका आखिरी और इसका पहला 0 2 इसके अंदर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे है। फिर इस पे आ जाए 0 3, ये 3 पे ख़त्म हो रहा है, 3 से शुरू होने वाला ये है, तो 3 और 3 अगर हम इग्नोर करें तो 0 0 इसके अंदर होना चाहिए था, जो कि इसमें मौजूद है। और 3 से शुरू होने वाला ये भी है, तो इसमें भी 3 और ये 0 0 3 होना चाहिए था, जो कि इसके अंदर मौजूद है। अच्छा यहाँ तक तो हो रहा है, ये ट्रांजिटिव जा रहा है। आगे चेक कर लेते हैं 1 0 0 से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं, 0 से शुरू होने वाला ये है, तो फिर 1 2 भी इसके अंदर होना चाहिए था, तो 1 2 इसके अंदर नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। बाकियों को टेस्ट करने की आगे ज़रूरत ही नहीं है आपको। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जिसमें आपको उन्होंने रिलेशन दिया है, आपने डोमेन रेंज बतानी है, रिपीट हो गया। डोमेन रेंज में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहला नंबर डोमेन होती है और दूसरा जो है वो रेंज होती है। नेक्स्ट देखें, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ डॉट जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। डॉट का मतलब है इनको मल्टीप्लाई कर देना है, और माइनस का मतलब है कि आपने इनको माइनस कर देना है। पहले हम डॉट कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x प्लस 2 से, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें, x पावर 3, एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें,
2x²। 1 को x से मल्टीप्लाई करें x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2। ये हमारे पास आंसर आ गया f.g का। अब हमने निकालना है f माइनस g का। f माइनस g में क्या होगा कि आप f में से g को माइनस कर दोगे, f में से g को माइनस कर दोगे। तो f हमारे पास क्या थी, x² + 1, उसमें से माइनस करना है g दैट इज़ x + 2। तो x² + 1 जब आप माइनस ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें x² - x - 1 आ जाएगा। ये हमारे पास f माइनस g भी आ गया। ठीक है, इंतहाई ईजी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जिसमें आपको दोबारा से डोमेन रेंज पूछी गई है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1 2 3 वाली, ये कर लेनी है आप लोगों ने। उसके बाद डोमेन रेंज की उन्होंने डेफिनेशन भी दे दी है, नीचे पढ़ लीजिएगा MCQs के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक वो हमारा रिपीट हो गया, उसी टाइप का है। 2 7 आपने फाइंड करना है, Q ऑफ 2 7। तो देखें A इज़ लेस देन B है ना, तो A इज़ लेस देन B इसके अंदर होता है जो कि क्या है 5, तो इसका डायरेक्ट हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें कहते हैं फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट GP। इनफाइनाइट का सम का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था ना आपको, S इन्फिनिटी जो है वो किसके इक्वल होता है, A1/1 - R। तो A1 हमें फर्स्ट टर्म लेनी होती है जो कि 2 है, 1 - R जो है वो क्या होता है, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर दें तो वो हो जाएगी √2/2। तो हमारे पास इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ऊपर 2 आ गया, नीचे इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम 2 आता है, ऊपर 2 माइनस √2 हो जाएगा। और इसको अगर आप 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये देखें 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4/2 माइनस √2 हो जाएगा। अब √2 तो ओवर के नीचे नहीं आना चाहिए ना, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। अगर आप इसको रैशनलाइज करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 + √2 से, और नीचे भी 2 + √2 से, तो ऊपर आ जाएगा 4 × 2 + √2, और जो नीचे है वो क्या आ जाएगा, a + b × a - b है तो ये हो जाएगा a² - b², ये कट हो जाएगा। तो 4 × 2 + √2 ओवर 2 का स्क्वायर 4 - 2, 4 - 2 2 बचेगा, तो 2 की इसके साथ कटिंग कर दें तो ये आ जाता है 2 2 = 4 + 2 √2, ये आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमने सम ऑफ इसका वो फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे किसी और तरीके से हुआ हुआ है, लेकिन आपने क्या करना होता है, एंड पे ना लाजमी ख़त्म करना होता है ओवर के नीचे से √, तो ये आप लोग कर लीजिएगा ताकि ओवर के नीचे √, ना आए। कांस्टेंट टर्म बच सकती है, कोई मसला नहीं है, √, नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देखें, इस तरह के भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं, f दिया हुआ है, g दिया हुआ है, और ये आपने फाइंड करना है। देखें, ध्यान से समझने वाली चीज़ है, क्या क्या चाहिए आपको, f(-2) चाहिए ना, तो पहले हम f(-2) निकाल लेंगे, और हमें क्या चाहिए, g(-4) चाहिए, g(-4). तो देखें f(-2) से मुराद है x की जगह -2 पुट किया ना हमने, तो इधर भी x की जगह -2 पुट कर दें, ये आ जाएगा -2/2 + 3, कट होके ये -1 + 3 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर 2 आ गया। इस तरह से g(-4) के लिए इस g के अंदर x की जगह -4 पुट कर दें, 3/4 × -4 - 2, ये 4 4 कट होके -3 बनेगा, -2 ये आ जाएगा -5। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, देखें 5 है, 5 f(-2) की वैल्यू हमने 2 निकाली है, -7, g(-4) की वैल्यू हमने -5 निकाली है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें, 5 2 = 10, माइनस प्लस 7 5 = 35, तो ये हमारे पास 45 जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें 45 आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, कहते हैं राइट द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद पॉजिटिव टर्म्स हुज सेकंड टर्म इज़ 9 एंड फोर्थ टर्म इज़ 1। आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से मुराद है इसकी शुरू वाली 3 4 या 5 टर्म्स निकाल लेनी है, यानी A1 A2 A3 A4, 4 हम निकाल लेंगे, काफ़ी हैं, आगे डॉट 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 लगा देंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, देखें दिया हुआ क्या है, हुज सेकंड टर्म इज़ 9, सेकंड टर्म से मुराद है A2 जो है वो क्या है 9 दी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि फोर्थ टर्म इज़ 1, A4 जो है वो कितनी दी हुई है 1 है या 11 है, इसको ज़रा क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, 1 है। ठीक है, अब देखें A2 और A4 दिया हुआ है। अब ये है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, A1 r⁻n-1, तो n यहाँ पे ये an होता है ना, तो n की जगह 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 - 1, ये 9।
अब a1 r पार 2 माइनस 1 1 होगा इज इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन बन गई। इधर आ जाएं तो a4 की जगह हम लिखते हैं a1 r पार n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, और ये a1 r पार 3 आ जाएगा। इधर से आप क्या करें, a1 की वैल्यू निकाल लें, तो r वहाँ जाके 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू आ गई 9/r। तो इस a1 की जगह 9/r पुट करें, साथ में r पार 3 है, ये इससे कट होकर 2 रह जाएगा, तो 9r² विल बी इक्वल टू 1। और 9 आप यहाँ पे क्योंकि देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे तो अंडर रूट ख़त्म होता है प्लस माइनस 2 साइन आते हैं, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे कहा था कि आपने पॉजिटिव टर्म्स लेनी है, इसलिए हम जो है वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्लस वाली वैल्यू ले रहे हैं। अब इस r की वैल्यू को इधर पुट कर दें वापस, a1 इज इक्वल टू 9/r की जगह 1/3। अब ये 1/3 ऊपर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, तो 9 3s are 27, a1 आ गया हमारे पास। तो अब हम बाकी टर्म्स भी फाइंड कर लेते हैं, a2 a3 a4 इस तरह करके। तो देखें a1 तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे लिख लें a1 हमारे पास आ गया 27। अब हमने a2 निकालना है, a2 उन्होंने खुद ही हमें दिया हुआ था 9, वो भी हम लिख लेते हैं। a3 देखें, a3 के लिए फॉर्मूला होगा a1 r पार 3 माइनस 1। a1 हमने फाइंड किया है 27 इंटू r हमने फाइंड किया है 1/3, 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसको फर्दर सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 3s are 27, तो ये 3 आ जाएगा। a4 जो है उन्होंने हमें खुद दी हुई थी 1। ठीक है, a5 हम फाइंड कर लेते हैं। a5 के लिए a1 r पार 5 माइनस 1 आएगा, a1 हमारे पास 27 है, r हमारे पास 1/3 है, उसकी पावर 4 होगी। 27 इंटू 1 पार 4 तो 1 होती है ना, 3 पार 4 जब आप करते हैं तो वो 81 आती है। ठीक है, 9 3s are और 9 9s are, 3 1s are 3 3s are, तो 1/3 आ जाएगी। तो बस 5 फाइंड कर लें, काफ़ी हैं। इसको एंड पे बस कॉमर्स लगा के लिख दीजिएगा, पहली वाली कॉमा दूसरी कॉमा तीसरी कॉमा चौथी और फिर 1/3, और चाहें तो आगे 1 2 फाइंड कर लें, लेकिन इतनी भी काफ़ी हैं, आगे डॉट्स लगा दें तो वो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, ये देखें जी, ये इन्होंने फाइंड करके बता दी, हमने 1/3 तक फाइंड किया, उन्होंने एक और फाइंड कर लिया, आगे बस डॉट्स लगा देने आपने। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ए और बी दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, 2 सेट्स को यूज़ करते हुए रिलेशन खुद बना के दे दिया उन्होंने, हमने इस रिलेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, देखें ज़रा, आप देखें इसका डोमेन क्या है। डोमेन में देखें हमारे पास यहाँ पे मतलब फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लिख लें 1 2 3 4 मैट्रिक्स से बाहर, और दूसरे के एलिमेंट्स हैं x y z, वो आप ऊपर लिख लें x y z, क्योंकि आप रिलेशन फ्रॉम a टू b कर रहे हैं ना, तो a इधर आएगा और b इधर आएगा। अगर ये b टू a होता तो x y z इधर आते और 1 2 3 4 इधर आता। अब देखो क्या दिया हुआ है, 1 y दिया हुआ है ना, तो 1 के सामने y के नीचे 1 लिख देना है। फिर 1 z दिया हुआ है, तो 1 के सामने z के नीचे आपने 1 लिख देना है। फिर 3y दिया हुआ है, 3 के सामने y के नीचे आपने क्या करना है, 1 लिख देना है। फिर 4x है, तो 4 के सामने और x के नीचे 1 आ जाएगा। फिर 4z है, तो 4 के सामने और z के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी आपने 0 कर देने हैं। 2 के सामने सारे 0 हो जाएंगे, 3 के सामने ये 2 0 हो जाएंगे और 4 के सामने ये 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने बना लिया जी इसका मैट्रिक्स। ठीक है, इजी था ना। नेक्स्ट देख लें, ये मैट्रिक्स बना हुआ भी यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन जिसमें कहते हैं बताएं कि ये फंक्शन है या नहीं है। अच्छा, फंक्शन वो होता है कि जिसमें आप एक वैल्यू पुट करो ना तो आंसर एक ही आए। जैसे n की एक वैल्यू पुट करो तो अंडर रूट जब ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 2 आंसर आ जाएंगे, हम कहते हैं फिर ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम छोटी वैल्यू पुट करते हैं ना लेस देन 0, जैसे -1 पुट कर ले, -2 पुट, तो वो आयोटा में इमेजिनरी वैल्यूज़ आ जाती हैं, जिससे हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। ये उसी तरह से क्वेश्चन आ गया कि आपने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो जीपी के लिए an का फॉर्मूला क्या होता है, a1 r पार n-1। तो हमने फिफ्थ टर्म का मतलब है a5 फाइंड करनी है। a1 फर्स्ट टर्म होती है जो कि यहाँ पे 3 दी हुई है। r जो है वो क्या आता है, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करके, यानी 6/3 करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। हमारे पास कॉमन रेशियो 2 आ रही है, पावर n-1 है तो वो 5 - 1 आ जाएगी। अब 3 2 are 6 नहीं कर देना, पहले पावर ओपन करनी है, 2 पावर 4,
तो 2 पर 4 हमें पता है कितनी होती है, 16 होती है। 16 3 यहाँ पे आ जाएगा 48, ठीक है। तो A5 जो है वो हमारे पास क्या है, 48 है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास f और g दो फंक्शंस दिए हुए, ये 2x+3 और 3x+2। कंपोजिशन ऑफ f एंड g फाइंड करनी है, फिर कंपोजिशन ऑफ g एंड f एंड g का मतलब है आपने ये फाइंड करना है, ये, और इसको हम यूँ भी लिखते हैं f ऑफ g ऑफ x। ये मैंने आपको बताया था पहले ही बाहर वाली चीज़ लिखा करें, यानी f ऑफ x लिखा करें। f ऑफ x हमें दिया हुआ था 2x+3, वो हम लिख लेते हैं, और फिर अंदर x की जगह पे हमने g ऑफ x पुट करना है ना, इस x की जगह पे, तो इस x की जगह पे भी g ऑफ x पुट कर देंगे, +3 आ जाएगा। अब इस g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें जो कि हमें क्या दी हुई है, 3x+2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x+2 +3। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ार 6 +2 2 ज़ार 4 +3, तो 6x + 7 आ गया। ये f ऑफ g ऑफ x निकाल लिया हमने, ठीक है। इसी तरह से अब आपने g ऑफ f ऑफ x निकालना है, g ऑफ f ऑफ x, तो उसके लिए हम g और अंदर f ऑफ x इस तरह से आता है ना, तो अब बाहर g है तो पहले हम g ऑफ x लिख लेते हैं, वो क्या है 3x + 2। इस x की जगह अब आपने क्या करना है, g f ऑफ x पुट करना है, तो अंदर इस x की जगह भी f ऑफ x आ जाएगा। अब f ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि ऊपर दी हुई थी 2x + 3, बाहर +2 एज इट इज़, 3 2 ज़ार 6x +3 3 ज़ार 9 +2 6x + 9 + 2 हमारे पास 11 आता है, तो ये g ऑफ f ऑफ x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कंपोजिशन भी बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ये दोनों यहाँ पे सोल्यूशन हुए भी हुए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। इसमें देखें एक ब्रैकेट के अंदर ए बी है, इसमें एक ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट के वाला ए बी है। तो ब्रैकेट तो ये सेट्स की होती है ना बाहर वाली, तो अंदर यानी इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इट हैज़ 2 एलिमेंट्स, और इसमें बाहर वाली अगर आप ब्रैकेट हटा दो तो अंदर ये एक ब्रैकेट बचती है, यानी इसका सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में, ये पहले वाले के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं जबकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। और दूसरा फ़र्क ये भी हम बता सकते हैं, ये एक सेट है और ये एक सब सेट है, क्योंकि जब हम पावर सेट लिख रहे थे तो हम पावर सेट की ब्रैकेट के अंदर लिख रहे होते हैं ना सेट, तो आप इसको सब सेट भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंस आप याद रख लें, दोनों में से कोई भी एक बता देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं इसके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास देखें एक वो स्टेटमेंट आ गई है कि जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है इंग्लिश वाली, और आपने उसे कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर। कैसे करना है देखें, अली रीड्स द नेशन और द न्यूज़ बट नॉट डॉन। अच्छा, ये न्यूज़पेपर्स के नाम है। तो अब हम देखें यहाँ पे कहते हैं कि नेशन वाला जो न्यूज़पेपर है ना उसके पढ़ने को हम पी कह देते हैं, और जो न्यूज़ वाला है उसको हम क्यू कह देते हैं, डॉन वाले को हम आर कह देते हैं, ठीक है। अब वो नेशन वाला पढ़ रहा है तो पी हो जाएगा, और के लिए आपको पता है ये वाला सिंबल यूज़ होता है, फिर क्यू बट नॉट डॉन। बट नॉट के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको ये लेक्चर्स में भी बताया था, एंड लगा के नॉट लगाते हैं, बट नॉट, ठीक है। आर, डॉन को हमने आर कहा था ना, बट नॉट आर। ही रीड्स द न्यूज़ नेशन और द न्यूज़ बट नॉट डॉन, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए हमारे पास सेकंड के अंदर कहते हैं इट इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ नॉट ट्रू का मतलब है जो भी चीज़ हम लिखने वाले हैं ना उसका नॉट लेना है आपने। अब वो अंदर क्या लिखना है, अली रीड्स द नेशन, नेशन वाले को हमने पी कहा था ना, वो पी आ जाएगा, बट नॉट डॉन, बट नॉट, बट के लिए आप एंड यूज़ करते हो, नॉट, डॉन को हमने आर कहा था, तो ये हमारे पास सेकंड का एक्सप्रेशन बन जाता है। फिर कहते हैं इट इज़ नॉट ट्रू दैट, यानी जो भी चीज़ हम लिखेंगे उस पूरे का आपने नॉट लेना है, इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। अली रीड्स डॉन, अली रीड्स डॉन यानी आर, डॉन वाले को हमने आर कहा था, और के लिए कौन सा सिंबल होता है, ये वी वाला। द न्यूज़, न्यूज़ वाले को हमने क्यू कहा था, ठीक है। बट नॉट द नेशन, बट नॉट, एंड नॉट लगा के नेशन हमने पी कहा था, तो ये हमारे पास थर्ड का एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बना के नहीं दिखाया लेकिन ये मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी तरह से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, कहते हैं बताएं कि ये वैलिड है आर्गूमेंट या इनवैलिड है। अच्छा, आर्गूमेंट वैलिड इनवैलिड कब होता है ये मैं आपको एंड पे बताती हूँ, पहले हम ज़रा इसका बना लेते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिर हम उससे बनाएंगे ट्रुथ टेबल, फिर हम उसको बताएंगे कि जी ये वैलिड है कि नहीं है।
अब ये पुराने पास्ट पेपर है ना, 10 नंबर का लॉन्ग है ये, इसमें इतना लंबा काम है, वरना अब इतने लंबे नहीं आते। अब सिर्फ वो आपको लॉजिकल स्टेटमेंट बनी भी दे देते हैं और बताते हैं कि बताएं आर्गूमेंट वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके 2 तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। शॉर्ट इस तरह से आ सकते हैं ना कि दिया हुआ है और आपने लॉजिकल स्टेटमेंट बनानी है, एक हमने अभी कर लिया, एक हम और कर लेते हैं। जब लॉजिकल स्टेटमेंट बन जाएगी तो फिर हम उससे बनाएंगे ट्रुथ टेबल, फिर हम बताएंगे कि वो वैलिड है कि नहीं है। देखें, इफ़ नोमी स्टडीज़ देन, यानी वो स्टडी कर रहा है, इसको हम पी कह देते हैं। और इफ़ देन का मतलब होता है इम्प्लाइज। इफ़ देन किसे कहते हैं? इम्प्लाइज को कहते हैं। ही विल नॉट फेल इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में फेल होने को हम क्यों कह देते हैं? नॉट फेल है तो नॉट क्यों आ जाएगा, समझ आ रही है? इफ़ ही डज नॉट प्ले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल नया वर्ड आ गया ना यहाँ पे, पहले नहीं था, तो बास्केटबॉल को हम आर का नाम दे देते हैं कि वो खेलता है। डज नॉट प्ले तो नॉट आर आ जाएगा। देन, इफ़ देन आ गया ना तो फिर से इम्प्लाइज का साइन आएगा। ही विल स्टडी, स्टडी वाले को हमने पी कहा था तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा पी। बट ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स, फेल्ड इन मैथमेटिक्स वाले को हमने क्यों कहा था तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। देयरफॉर के लिए हम ये सिंबल लगाते हैं। उसके बाद कहते हैं ही प्लेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल वाले को हमने क्या कहा था? आर कहा था, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 3 है ना ऊपर, इन्हें हम कहते हैं प्रीमिसेस, और जो देयरफॉर के बाद आती है, यानी इन डॉट्स के बाद चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। ये हमारे ये असाइनमेंट भी आई हुई थी आपकी, ये कंक्लूजन है, और ये जो ऊपर वाले तीनों हैं इन्हें हम कहते हैं प्रीमिसेस, ठीक है। अब बनाते हैं हम इसका ट्रूथ टेबल। तो इसको ज़रा एक अलग पेज पे बना लेते हैं हम, ताकि खुला खुला बन जाए। देखें, नोट कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। P इम्प्लाइज नॉट Q, नॉट R इम्प्लाइज P, फिर Q है, फिर देयरफॉर R है। अच्छा, ये है हमारे पास। अब हमने बनाना है इसका ट्रूथ टेबल। तीन है ना, P Q R, ठीक है। जब 3 होते हैं तो 8 हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जब 2 होते हैं तो हम सिर्फ 4 बनाते हैं। 8 कैसे बनेंगे? 4 ट्रू ले लो, 4 को फॉल्स ले लो, 3 हुए हैं और ये 4 नीचे ले लेते हैं, चले, ठीक है। अब 4 का हाफ 2 होता है ना, तो 2 ट्रू ले लो, 2 फॉल्स ले लो, फिर 2 ट्रू ले लो, 2 फॉल्स ले लो, फिर 2 का हाफ 1 होता है तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू और 1 फॉल्स। ये बन गए हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन। अब हमें क्या क्या चाहिए? नॉट किस किस का चाहिए? क्यू का चाहिए और आर का चाहिए, तो एक नॉट क्यू बना लेते हैं, नॉट आर बना लेते हैं। नॉट क्यू में क्यू वाले सारे आपने चेंज कर देने हैं। 2 ट्रू 2 फॉल्स थे ना, तो वो 2 फॉल्स हो जाएंगे पहले, फिर 2 ट्रू हो जाएंगे, फिर 2 फॉल्स हो जाएंगे, 2 ट्रू हो जाएंगे। फिर देखें नॉट आर चाहिए, तो नॉट आर के लिए जो ट्रू था उसको फॉल्स कर दें, जो फॉल्स था उसको ट्रू कर दें, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, यानी नॉट में हमने क्योंकि सबको चेंज कर देना होता है ना। ये हमें जो जो चाहिए था हमने लिख लिया। अब पहली प्रीमिसेस देखें, P इम्प्लाइज नॉट Q, P इम्प्लाइज नॉट Q, उसका कॉलम बना लिया। दूसरी प्रीमिसेस क्या है? नॉट R इम्प्लाइज P, उससे अगली क्या है? Q, और उससे अगली क्या है? R, ठीक है। सारे मैंने इकट्ठे लिख लिए। अब हम आराम से इसका टेबल बना लेते हैं। इम्प्लाइज के अंदर कौन कौन से लेने हैं? हमने P लेना है और नॉट Q लेना है। तो इम्प्लाइज आपको याद होगा, मैंने बताया था पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स होता है। देखें, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, आगे भी कहीं नहीं है, तो बाकी सारे हमारे ट्रू हो जाएंगे, ठीक हो गया। नेगेशन आर का पी के साथ इम्प्लाइज लेना है। ये नेगेशन आर है और ये पी है, इनका इम्प्लाइज लेना है। तो पहले अब हमें नेगेशन आर को देखना है ना, पहला ट्रू कहाँ आ रहा है? ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं है। उसके बाद ये पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है। इसके सामने आ जाएगा फॉल्स, और पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। हम सॉरी मैंने इसको देख लिया है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स था तो फॉल्स किया,
फिर पहला फॉल्स हो गया ना, ये तो फॉल्स नहीं होगा, फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स हो गया। अब देखें बाकी सारे जो हैं उनको हम क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। अब क्यू तो सेम एज इट इज़ उठा के लिख देना, उसमें नॉट क्यू नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको चेंज नहीं करना। क्यू एज इट इज़, क्यू में क्या था, 2 ट्रू थे 2 फॉल्स थे, फिर 2 ट्रू थे फिर 2 फॉल्स थे। और आर भी एज इट इज़ उठा लेना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। वो क्या था, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये बना लिया हमने ट्रूथ टेबल। अब हमने ये भी बताना है कि ये वैलिड है या नहीं है, आर्गूमेंट वैलिड है या नहीं है। अब वैलिड कब होता है और कब नहीं होता, उसके लिए हमने देखनी होती है इसकी क्रिटिकल रोज़। अब आप कहेंगे क्रिटिकल रोज़ क्या होती हैं, तो क्रिटिकल रोज़ वो होती हैं जहाँ पे ये तीनों प्रेमिसेस ट्रू हों, उन्हें हम क्रिटिकल रो कहते हैं। तो देखें कहाँ कहाँ ये तीनों प्रेमिसेस ट्रू आ रही हैं। ये 3 प्रेमिसेस हैं, ध्यान रखिएगा। ये तीनों ट्रू कहाँ आ रही हैं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये तीनों ट्रू आ रही हैं। ये ट्रू आ रही है ना, ये मैं सर्कल आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आपने नहीं करनी, ठीक है। बस ये एक ही जगह ऐसी थी जहाँ पे तीनों की तीनों ट्रू आ रही थी, तो ये हमारी क्रिटिकल रो हो गई। अब क्रिटिकल रो के अंदर आपने देखना होता है, अगर तो हमारा जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू है तो आर्गुमेंट वैलिड है। दोबारा सुने, क्रिटिकल रो के अंदर अगर हमारा कंक्लूजन भी ट्रू है तो हमारा आर्गुमेंट वैलिड है, अगर कंक्लूजन फॉल्स है तो हमारा आर्गुमेंट इनवैलिड है। तो क्रिटिकल रो में हमारा आर्गुमेंट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो हम कहेंगे आर आर्गुमेंट इज वैलिड। ठीक हो गया, थक गए हैं, काफ़ी लंबा काम था। खैर चलें जी आगे चलते हैं, करें कि ना करें, वीडियो भी लंबी हो गई है, कितना रह गया हमारा, चलें थोड़ा सा और कर ही लेते हैं, मेरे ख्याल से कर लेते हैं थोड़ा सा और। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो फिर वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए दिया हुआ आपको 135, देन फाइंड 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। आपने बताना है कि ए के प्रॉपर सबसेट्स 2 लिखने हैं, सिर्फ 2 लिखने हैं। तो सबसेट्स में क्या होता है कि आपको पता है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी लिख लें, जैसे उन्होंने 1 3 3 5 लिख दिया है, 1 3 भी इसके अंदर आ रहा है, 3 5 भी इसके अंदर आ रहा है। आप चाहें तो सिर्फ 1 लिख लेते और 3 लिख लेते, 1 लिख लेते और 5 लिख लेते, अपनी मर्ज़ी से कोई से भी 2 आपने सबसेट्स लिख देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी ए और बी दिया हुआ। देन फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए इज बोथ इक्वल और नॉट, आर बोथ इक्वल और नॉट, ऑल्सो जस्टिफाई योर रिजल्ट। अच्छा जी जनाब, तो आपने ए से बी का रिलेशन फाइंड करना है, इसका मतलब ये है कि आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, बी से ए का रिलेशन फाइंड करना है, जिसका मतलब है कि आपने बी क्रॉस ए फाइंड करना है, और फिर बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो ए से बी के लिए पहले ए लिखेंगे 1 5 9, क्रॉस लगा के फिर बी लिखेंगे 6 7, ये दिए हुए, ठीक है। अब इनका रिलेशन बना लेते हैं, देखें कि क्या तरीका होता है, ध्यान से देखें। 1 को 6 के साथ भी लिखना है, 1 को 7 के साथ भी लिखना है, 1 6 1 7। फिर 5 को 6 के साथ भी लिखें और 7 के साथ भी लिखें, 5 6 5 7। फिर 9 को 6 के साथ भी लिखें और 7 के साथ भी लिखें, 9 6 9 7। ये हमने बना लिया ए क्रॉस बी, ठीक है। बी क्रॉस ए में क्या होगा, पहले बी आएगा, क्रॉस लगा के फिर ए आएगा। अब 6 को पहले सबके साथ बारी बारी लिखेंगे, फिर 7 को बारी बारी सबके साथ लिखेंगे। 6 को पहले 1 के साथ, फिर 6 को 5 के साथ, फिर 6 को 9 के साथ, 7 को 1 के साथ, 7 को 5 के साथ और 7 को 9 के साथ। एंड पे आपने वो वाली कर्ली ब्रैकेट लगा देनी है। ये हमने बना लिए और हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 1 6 है, इसमें 6 1 है, 1 7 है, इसमें 7 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सेम नहीं होते, जब आगे पीछे हम कर देते हैं ना तो वो इन्वर्स आ जाता है, वो उसका सेम नहीं होता, ठीक है। तो हम कहेंगे ये दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई थिंक ये मैंने पहले करवा दिया आपको, हाँ जी ये करवा दिया है, तो रिपीट हो गया, ये तो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, ये नया आ गया।
कहते हैं लेट आर बी द फॉलोइंग रिलेशन ऑन ए। आपने मैट्रिक्स भी लिखना है इसका आर का और डायरेक्टेड ग्राफ भी बनाना है। तो मैट्रिक्स आप पहले सीख चुके हैं ना, ए का ए पे रिलेशन दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ भी 1 2 3 4 लिख देंगे ए के एलिमेंट्स, और यहाँ भी 1 2 3 4 लिख देंगे। अब देखें रिलेशन के अंदर क्या दिया हुआ है, 1 3 दिया हुआ है, तो 1 के सामने और 3 के नीचे आप क्या लिखेंगे 1। 1 4 दिया हुआ है, 1 के सामने 4 के नीचे आप 1। जो यहाँ होता है ना उसके लिए 1 लिखते हैं, जो यहाँ नहीं होते उनके लिए 0 लिख देते हैं। 3 के सामने 2 के नीचे 1, 3 के सामने 3 के नीचे 1, फिर 3 के सामने 4 के नीचे 1। बस इतने दिए हुए थे वो हमने 1 कर लिए, बाकी जो नहीं है उन सब की जगह आपने क्या कर देना है 0। 2 के सामने तो सारे 0 हो जाएंगे, 3 के सामने भी 4 पूरे हो गए, 4 के सामने भी सारे 0 हो जाएंगे। ये इसका मैट्रिक्स बन गया। अब हमने बनाना है इसका डायरेक्टेड ग्राफ। वो बनाने का तरीका क्या होता है, आपने लिखना है 1 2 3 4, कोई भी तरतीब हो सकती है, 1 2 3 4 इधर लिख लें, 1 2 3 जिस तरह से मर्जी लिख सकते हैं आप। अब देखें पहला जो रिलेशन था वो क्या था 1 3 था, तो 1 को आपने मिला देना है 3 से। 1 से 3 की तरफ एरो जाना चाहिए, याद रखना है। अगर आप 3 से 1 की तरफ एरो लेकर एरो इधर लगा देते हैं ना, 1 को 3 से मिला के एरो इधर लगा देते हैं, मतलब 3 1 है, लेकिन ये 3 1 नहीं है, ये 1 3 है। ठीक है, एरो की डायरेक्शन आपने 3 की तरफ करनी है। नेक्स्ट आ गया 1 4, 1 से 4 की तरफ, फिर 3 2 है, 3 से 2 की तरफ, फिर 3 3 है, यानी 3 से निकाल के 3 में ही ले जाना है आपने। इसे कहते हैं लूप, ये लूप बनता है जो अपने ऊपर बन जाता है। फिर 3 4 है, यानी 3 से 4 की तरफ भी एरो आएगा। ये बना लिया हमने इसका डायरेक्टेड ग्राफ। अगर बना हुआ है आगे ये देखें, ठीक है, सीधी लाइंस लगा लें या कर्व बना लें। कर्व इसलिए बनाते हैं क्योंकि अब देखें ना 3 से 2 तो हमने बना लिया था, अगर 2 3 भी होता तो फिर हम यहाँ से इधर भी ले आते इस तरह करके। ठीक है, कर्व इसलिए बनाते हैं। अगर सीधी सीधी बना देंगे, एक सीधी आ जाती है एक घूम के आती है, वो फिर थोड़ा अजीब लगता है, तो आप उसको सीधा सीधा बनाने की बजाय थोड़ा सा कर्व बना लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, बाकी सारे मेरे ख्याल से अब हम कर ही चुके हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एक मैं करवा देती हूँ आपको। हाँ ये करवा देती हूँ, बाकी ये भी मेरे ख्याल से हमने कर लिया पहले। अच्छा ये उसी का, सॉरी सोल्यूशन दिया हुआ उसी का, इसको कर लेते हैं। मैं खाली पेज देखती हूँ, हम उसको अलग से करते हैं, थोड़ा लंबा है। अगर कोई मिल जाए तो, क्योंकि हमने इतना लिखा है कि अब कोई खाली पेज नज़र नहीं आ रहा। एक मिनट, ये मिल गया। अच्छा अब क्या करना है क्वेश्चन में, हमें ज़रा आपके सामने क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखें, इफ़ द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ -16, फिफ्थ एलिमेंट का मतलब है A5 जो है वो हमें कितना दिया हुआ है -16, और 20th टर्म इज़ -46, यानी A20 जो है वो कितना है -46 है। यू हैव टू फाइंड द 10th टर्म। 10th टर्म से मुराद है A10 आपने फाइंड करना है, और हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है ना, ये उन्होंने खुद ही बता दिया, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए an का क्या फॉर्मूला होता है, a1 + n-1 × d। यानी हमें अगर a10 फाइंड करना है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, n की जगह भी 10 आएगा, a1 और d चाहिए, फिर हम ये फाइंड कर लेंगे। तो a1 और d निकालेंगे हम इनसे। कैसे निकालेंगे, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले किया भी है। a5 की जगह क्या आ जाएगा, a1 + n-1 होता है, तो 5 - 1 आ जाएगा, इंटू d = -16। तो a1 + 4d = -16, और अगर हम यहाँ से a1 की वैल्यू निकालते हैं तो 4d वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इधर आ जाएं, a20, a1 + 20 - 1 × d = -46। तो a1 + ये आ जाएगा 19d, और a1 की वैल्यू निकाली भी है ना आपने, -16 - 4d, वो इस a1 की जगह पुट कर दें, -16 - 4d, ये +19d एज इट इज़ = -46। तो ये हो जाएगा -16, इनको सॉल्व करें, 19 - 4 ये 15d आ जाता है, -46। 15d = 16 वहाँ जाके प्लस होगा तो ये 30 बन जाएगा, और ये -30 बनेगा। फिर d =
-30/15 करेंगे तो d हमारे पास आ जाता है -2, ठीक है। हाँ जी, d -2 आ रहा है। अब इस d को हम यहाँ वापस पुट कर देते हैं। a1 इज़ इक्वल टू -16 - 4 इंटू डी, तो -16 माइनस माइनस +8 हो जाएगा। तो a1 हमारे पास आ गया -8। d और a1 चाहिए था ना, वो हमने निकाल लिया। अब हम a10 फाइंड कर लेंगे बड़ी आसानी से। a10 इज़ इक्वल टू a1 + 10 - 1 इंटू डी। a1 है -8 + 10 - 1 9 और d है -2। ये 10 - 1 9, d -2 है, a1 -8 हो गया। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे -8 प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ार 18, -8 - 18 करेंगे तो ये 20 और 4 24, -24। तो 10th टर्म हमने फाइंड कर ली -24। इसको हम यहाँ से कंफर्म भी कर लेते हैं अपना आंसर। 26, सॉरी, क्या हो गया मेरे मैथ को, बहुत ज़्यादा मैथ कर कर के भी ना भूल जाता है मैथ। अच्छा जी, ये हो गया हमारा -26, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। अब आगे तो बस वही चीज़ें आ रही हैं। सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ रहा है, उसके अलावा आ रहा है जी आपने लॉज ऑफ लॉजिक यूज़ करने हैं, जब चैप्टर 2 में आपको मिल जाएंगे सम ऑफ ज्योमेट्रिक। ये अब आगे क्वेश्चंस आई थिंक रिपीट ही हो रहे हैं मोस्टली। तो बस मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन मुझे आगे नज़र आता है तो मैं करवा देती हूँ आपको। ये एक और है इसी तरह का, लेकिन मैं स्टार्ट दे देती हूँ, इसको ज़रा खुद कर लीजिएगा। देखें 18th टर्म आपने फाइंड करनी है और अरिथमेटिक सीक्वेंस है। 6th टर्म उन्होंने दे दिया आपको 19 और 9th टर्म उन्होंने आपको दे दी है 31। वही क्वेश्चन बन गया ना इस तरह का। इसमें भी आपको 2 दी हुई थी, उन दोनों से आपने a1 और d निकाला और फिर 10th फाइंड कर ली थी। तो इधर से भी आप a1 और d निकालेंगे दोनों से, फिर 18 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और कुछ डिफरेंट मुझे नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। कन्वर्स इन्वर्स वाले हैं, ये आपको मैं MCQs में करवा चुकी हूँ। कन्वर्स फाइंड करना, इन्वर्स फाइंड करना और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना। और अच्छा, ये एक देख लें, ट्रुथ टेबल तो आप लोग बना ही लेंगे ना, अब वो सीख लिया है। अच्छा, यहाँ पे कन्वर्स इन्वर्स हमने जो MCQs में किए थे ना, वो थे कि PQ, यानी हमें लॉजिकल फॉर्म दी हुई थी तो हम PQ की जगह और साइन चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो हमें दे दिए ना उन्होंने, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए हैं। इफ़ यू हैव फ्लू देन यू विल मिस द फाइनल एग्जाम। इसका आपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी बताना है, इन्वर्स भी बताना है और कन्वर्स भी बताना है। तो पहले क्यों ना हम इसको कन्वर्ट कर लें लॉजिकल फॉर्म में, या कन्वर्ट किए बगैर भी आप देख सकते हो। देखो कन्वर्स में हमने क्या कहा था, हम इनकी कर देते हैं पोजीशन चेंज, यानी इफ़ और देन, ये इम्प्लाइज होता है ना, तो देन के बाद वाला आप पहले ले आए, यू विल मिस द फाइनल एग्जाम इफ़ यू हैव फ्लू, ये इसका कन्वर्स हो जाएगा। इफ़ यू विल मिस द फाइनल एग्जाम देन यू हैव फ्लू, यानी इफ़ देन वही है, लेकिन ये जो देन के बाद था ना, उसको आपने इफ़ के बाद लिख दिया और जो इफ़ के बाद था वो आपने देन के बाद लिख दिया। कन्वर्स में ये होता है ना, जगह चेंज कर देते हैं। अच्छा, इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में आप उनको उधर ही रहने देते हो, लेकिन क्या करते हो, उनके साथ नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। यानी इफ़ यू डू नॉट हैव या इफ़ यू हैव नो फ्लू देन यू विल नॉट मिस द फाइनल एग्जाम, यानी इनके साथ नॉट नहीं था ना तो हमने लगा दिया इफ़ यू विल नॉट, सॉरी, इफ़ यू हैव नो फ्लू देन यू विल नॉट मिस द फाइनल एग्जाम। अब फाइंड करना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम दोनों चीज़ें करते हैं, नॉट भी लगाना है और जगह भी चेंज करनी है। तो ये पहले आ जाएगा और नॉट के साथ आएगा, यू विल नॉट मिस द फाइनल एग्जाम इफ़ यू हैव नो फ्लू। तो ये हमारे पास इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। बस ये ही क्वेश्चंस थे। अब बाकी अगर कोई नज़र आता है, मुझे कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, हमने डी मॉर्गन्स लॉ याद करने हैं। ए यूनियन बी होता है एक होल कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है ना, वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी आप यूनियन का में होल कॉम्प्लीमेंट को जब दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करते हो तो यूनियन कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन के अंदर, और अगर आप यहाँ दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग करते हो, ए का बी और बी का बी, तो जो इंटरसेक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है यूनियन के अंदर। ये इसके अंदर था, ठीक है। बस ये इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।